नमस्कार आप सभी लोगों को। 11 बज रहे हैं, जल्दी जल्दी सब लोग आ जाइए, लाइव आ जाइए, ठीक है। और आज बायोलॉजी का सेशन है। कमेंट में मैं पहले ही बोला हूँ, मैं सबके जवाब दे रहा हूँ, बैठा हुआ हूँ, अंतर्यामी हूँ। कहने की बात है यार, ठीक है। अंतर्यामी सिर्फ भगवान है, ऊपर वाला है। तो आप लोग को जो भी डाउट लग रहा हो कमेंट सेक्शन में लिखते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जवाब दे रहा हूँ आप सभी लोगों का। बायोलॉजी का आज 7वां लेक्चर है। अभी जिन लोगों के 21 तारीख को एग्ज़ाम हुए एनटीपीसी वाले, एक दो लोगों का फ़ोन भी आया हुआ था, 100% सवालें फंसी हुई हैं। जो लोग पुराने लेक्चर्स देखे हुए हैं उनको ये बात बहुत अच्छे से पता है, जो देख के गए हुए थे उनकी बात कर रहा हूँ। जिन लोगों ने ना देखे हों लेक्चर्स, इससे पिछले की जितनी ये सीरीज़ क्वेश्चंस की सीरीज़ हुई है, बाकी थ्योरी के भी कुछ लेक्चर्स पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, आप जा कर के देखें। उन पे उन्हीं चीज़ों को पकड़ करके बात की गई है जो कि एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। चलिए बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग अपना जो है सेशन स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं कि बायोलॉजी का ये 7वां लेक्चर है। 6 ऑलरेडी हो चुके हैं, जिन्होंने ना देखा वो देख लें। ये टाइम टेबल है, साइंस 11 से 12, जीके जीएस 5 से 6, इंग्लिश 6 से 7, मैथ शुभम सर की 7 से 8, हिंदी अखिलेश सर की 9 से 10, ठीक है। और चाइल्ड साइकोलॉजी सिर्फ संडे को ही हो पाती है, तो इस वजह से, क्योंकि सर के पास टाइम नहीं है थोड़ा सा, तो समय का अभाव होते हुए इसको संडे को रखा गया है, ठीक है। जिन बंधुओं ने स्टडी 91 का ऐप ना डाउनलोड किया हो उनसे निवेदन है कि वह इस ऐप को प्ले स्टोर से जा करके डाउनलोड कर ले, कोई और ना कर लीजिएगा। इसी नाम से, इस वजह से फोटो यहाँ पूरी लगी हुई है, ठीक है। नितिन सर के मार्गदर्शन में ये बहुत ही बढ़िया ऐप डिज़ाइन किया गया है और इस पर आपको बहुत अच्छे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चले बंधु लोग आगे, चलिए आ जाइए, सब लोग आ जाइए। 2 सवाल आपके स्क्रीन पर, फटाफट आंसर करिए, जल्दी जल्दी आंसर करिए। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है, ठीक है। जिंक चूर्ण का, यहाँ जिंक चूर्ण है, ठीक है, जिंक चूर्ण है यहाँ पर, जिंक चूर्ण का, ठीक है। और निकिल का, प्लैटिनम का और तांबे का। और सेकंड क्वेश्चन है, हमारे शरीर में अम्लीयता, एसिडिटी, ठीक है, एसिडिटी और बेसिसिटी के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है, कि मतलब ना बहुत ज़्यादा बेस हो जाए और ना बहुत ज़्यादा एसिड हो जाए शरीर में, वह कौन सा है? फास्फोरस है, सोडियम है, पोटेशियम है या कैल्शियम है? जल्दी से आंसर करिए आप सभी लोग, ठीक है। आपको पता है वनस्पति तेल का जो निर्माण किया जाता है वो हाइड्रोजनीकरण के प्रोसेस से किया जाता है और हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और बाकी किस चीज़ का उत्प्रेरक की तरह, कैटलिस्ट की तरह किसका कार्य किया जाता है, कौन कार्य करता है वो बताना है। कैटलिस्ट का काम यह होता है कि जो अभिक्रिया हो रही है उसको फास्ट कर देता है, तेज कर देता है। फटाफट आंसर करिए सभी लोग, जल्दी जल्दी आंसर करें आप सभी लोग कि इन दोनों का आंसर क्या होगा। कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी लिख करके बताएं, ठीक है। जल्दी लिख करके बताइए। 2 सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। चलिए तो देखिए, जो वनस्पति तेल जब बनाया जाता है तो उस समय जो कैटलिस्ट का प्रयोग किया जाता है, उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है जो कि रिएक्शन को और तेज कर देता है, कैटलिस्ट का काम ही यही है। वह कौन सा है? वह निकिल है, ठीक है, याद रखिएगा। वह कौन सा उत्प्रेरक है? वह निकिल है। उसका क्या नाम है? निकिल है। दूसरा है, हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है, जो एसिडिटी और बेसिसिटी के बीच में रिलेशन, मतलब उसको एक संतुलित करके रखता है, वह होता भी है फास्फोरस। ये याद करने वाली कुछ चीज़ें रहती हैं जिसको आप याद करके रख सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप में उन पर जाने की आवश्यकता नहीं होती है। जहाँ जाना चाहिए वहाँ मैं आपको लेकर के जाता हूँ। जहाँ यह बोल देता हूँ कि आपको इसको याद कर लेना चाहिए, वहाँ पर कुछ चीज़ें आपको मेरी बात मानते हुए याद कर लेनी चाहिए, ठीक है बात। जल्दी से जितने लोग यार सब लोग देखोगे उतना ही ज़्यादा मेरा भी साहस बढ़ता है और नई चीज़ें करने का आपके लिए मन करता है, ठीक है। अब जब कुछ लोग 100-150 लोग देखते हो तो फिर हिचकता है मन, यार कि बताओ इतना मेहनत कर रहा हूँ, इसके बावजूद भी इतने कम लोग लाइव आते हैं या कम लोग इस प्रीमियर को देख रहे हैं।
तो ये बात होती है, ठीक है। तो यार कम से कम आप लोगों का भी कुछ योगदान होना चाहिए कि आप लोग और लोगों तक शेयर तो कर ही सकते हो, अपने ग्रुप में डाल सकते हो, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अगले 2 सवाल आपके स्क्रीन पर, निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, यह जल्दी से आंसर करिए। आपको सभी लोगों को आंसर पता होना चाहिए। और शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर के किस हिस्से में जाकर के क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है, भंडारित हो जाता है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो जरा देखिए, सारा आंसर क्वेश्चन आपके सामने है, तुरंत इसका आंसर करने का प्रयास करें आप सभी लोग। सवाल को बहुत ध्यान से, बहुत आराम से पढ़िएगा। कभी कभी जल्दबाजी में चीजें आती हुई भी गलत हो जाती हैं, वही 1-2 क्वेश्चन कभी कभी बहुत घातक साबित होते हैं। किसी का 1 नंबर से नहीं होता है, किसी का आधे नंबर से नहीं होता है। कोशिश ये करिए कि आप ये समझिए कि माइनस मार्किंग और आपको सारे सवाल सही करते हुए चलने हैं, सारे सवाल आपको सही करते हुए चलने हैं। तो जल्दी से आइए और इसका आंसर करिए आप लोग। तो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, आपको यह पता होना चाहिए, विटामिन B12 जिसको साइनोकोबालामिन कहते हैं, और यहां पर कोबाल्ट पाया जाता है और इसकी कमी से घातक रक्ताल्पता होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। अच्छा, विटामिन B1 को थायमीन कहा जाता है और थायमीन से होने वाला रोग बेरी है। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है और इसकी कमी आमतौर पर नहीं देखी जाती है। विटामिन B2 को क्या कहा जाता है, राइबोफ्लेविन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राइबोफ्लेविन। इन सब का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, विटामिन B12, थायमीन B1, पायरिडॉक्सिन B6। विटामिन B12 को क्या कहा जाता है, साइनोकोबालामिन, और इसकी वजह से घातक रक्ताल्पता विटामिन B12 की वजह से, विटामिन B2 की वजह से ग्लोसाइटिस, चेलोसिस, डर्मेटाइटिस, ये सब होता है, ठीक है, समझ रहे हैं। B1 की वजह से बेरी नामक रोग, और B6 जनरली इसकी कमी नहीं देखी जाती है। चौथा सवाल है आपका, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज आपको पता है वह कहाँ इकट्ठा होता है, जनरली जाकर के यकृत में, लीवर में आपका कहाँ हो जाता है, भंडारित होता है, ठीक है। लीवर में जाकर के भंडारित जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर के कहाँ भंडारित होता है भैया, यकृत में, लीवर में जाकर के स्टोर हो जाता है। और यहीं पर विटामिन ए भी सबसे ज्यादा स्टोर रहता है यकृत में। कोई भी अगर एनिमल है तो जनरली उन सभी में यह देखा गया है कि जो विटामिन ए का भंडारण सबसे ज्यादा होता है वह यकृत में ही होता है, ठीक है। चले आगे, चलिए जल्दी सब लोग जुड़े रहो यार, ठीक है, जल्दी जुड़े रहो। 11 बजे आप लोग को मालूम है आएगा क्लास, ठीक है, 11 बजे आप सभी लोगों को पता है क्लास आएगी। कल की जो क्लास होने वाली है, ठीक है, वह भी बहुत अच्छी होने वाली है, बायोलॉजी की क्लास, ठीक है। उसके बाद क्या होगा आपका, आपको पता है, मैंने 26 तारीख आपको बोल रखा है, वह क्लास होगी आपकी टू द पॉइंट नाम से। बहुत ही उम्दा क्वालिटी की सीरीज है वो, और आपको बहुत मजा आने वाला है उस क्लास में, ठीक है। कोशिश करिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, और उसमें इतना अच्छा और इस तरह से स्लाइड्स मैंने डिज़ाइन की हुई हैं, आपको देखने में भी अच्छा लगेगा और समझ में भी बहुत बढ़िया से आएगा। 2 सवाल आपके स्क्रीन पर। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो कि कहाँ उपस्थित रहता है, ठीक है ना, अल्फा है, अल्का नहीं अल्फा है। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो कि उपस्थित रहता है, कहाँ उपस्थित रहता है। और छठा सवाल है, निम्नलिखित में से किस पर रोक नहीं है जिसे एथलीटों द्वारा प्रदर्शन सुधारक पदार्थ के रूप में उपयोग में लाया जाए। मानव वृद्धि हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, एरिथ्रोपोइटिन और कोलेस्ट्रम। इसमें से क्या वो जो रहता है, जैसे आप डोपिंग टेस्ट सुने होंगे, मतलब कि वो क्या इसमें से नहीं ले सकता है, अपनी क्षमता को सुधारने के लिए ले सकता है, किसके ऊपर रोक नहीं है यह पूछा है, ठीक है। इनमें से किसके ऊपर रोक नहीं है यह पूछा है, तो आप जरा आंसर करिए, ठीक है। और अल्फा कैरोटीन जो प्रोटीन होता है वो कहाँ उपस्थित रहता है, उसके बारे में जरा आप मुझे बताएं कि इसमें से आंसर क्या होगा, ठीक है। उनमें मैं उन बच्चों के भी टॉपिक्स रखा हुआ हूं जो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की हुई है, तो धीरे धीरे करके वो उनके समक्ष भी आएंगे उस टू दी पॉइंट सीरीज में। और किसी को अपने टॉपिक्स भी रखाने हो, जैसे कि सर इस टॉपिक पर बता दीजिए, कोई क्लास डिज़ाइन कर दीजिए, तो उसके बारे में भी मैं ज़रूर देखूंगा कि अगर वो मुझे लगेगा कि हाँ इसको मुझे देना चाहिए क्लास ये,
तो ज़रूर उसके ऊपर मैं बात करूंगा। वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी और आप साइंस को एक ज़हनी तौर पर समझ पाएंगे, अंदर से समझ पाएंगे, प्रैक्टिकली समझ पाएंगे, ताकि आपको ना नोट्स बनाने की आवश्यकता पड़े और ना बहुत ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर करते हैं। तो केरोटिन नामक यार ये पदार्थ जो है आपके त्वचा में पाया जाता है। चर्म यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ त्वचा लिखना चाहिए था, जो कि सही शब्द होता है इसका, त्वचा में। ठीक है ना, स्किन में पाया जाता है, जो कि आपको क्या काम करता है, सेव करता है यूवी रेज वगैरह से, काला पड़ जाता है, मैंने आपको एक क्लास में बताया हुआ था। बालों में भी पाया जाता है, जिसकी वजह से बाल भी काले रहते हैं। तो याद रखिएगा, केराटिन नामक पदार्थ त्वचा में पाया जाता है, बेसिकली स्किन में पाया जाता है। जैसे अगर आप हाफ टी शर्ट पहन करके निकलिए खड़ी धूप में, तो जब आएंगे घर तो जहां तक टी शर्ट रहेगी उससे पहले का जो स्किन रहेगा वो उसका कलर जो है थोड़ा सा लाइट रहेगा, लेकिन जो धूप में एक्सपोजर हुआ रहेगा हाथ आपका, वो क्या रहेगा, उसका रंग हल्का सा डार्क हो जाएगा। क्यों? वो केराटिन की वजह से होता है। वह क्या काम करता है, एक ब्लैक कलर का पिगमेंट बना देता है, ताकि जो आपके सन रेज आपकी स्किन न जले, उसके ऊपर ज्यादा प्रभाव ना पड़े, आपकी स्किन की जो सेल्स हैं वह स्वस्थ रहे। और इसमें से याद रखिएगा, इस चीज पर रोक नहीं है, इसको एथलीट्स ले सकते हैं, एरिथ्रोपोइटिन। जो लोग इसका आंसर सी कर रहे हैं वो एकदम सही है, इसके ऊपर रोक नहीं है। इससे आरबीसीज वगैरह की मात्रा बढ़ती है और वह स्वस्थ भी रहती हैं एरिथ्रोपोइटिन की वजह से, ये इसको ले सकते हैं। लेकिन मानव वृद्धि हार्मोन ये नहीं ले सकते हैं आप। टेस्टोस्टेरोन और कोलेस्ट्रम पर भी रोक लगी हुई है, इसको एथलीट्स नहीं ले सकते हैं, जो कि खेल कूद वगैरह में भाग लेते हैं एथलीट्स, वो इसको ले सकते हैं, क्योंकि ये आरबीसी वगैरह एनीमिया वगैरह ना हो, ब्लड आपके शरीर में ठीक ठाक मात्रा में मौजूद रहे। क्योंकि क्या रहता है, डाइट फिक्स कर दिया जाता है कि आपको इतने, अब जैसे कोई बॉक्सिंग है तो इतने किलोग्राम की बॉक्सिंग होती है, तो आपको अपना वेट संतुलित रखना है, और उस वेट संतुलन में कहीं अगर आपका पौष्टिक तत्व तो कुछ कम हो गया तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी, एनीमिया वगैरह ना हो जाए, तो एरिथ्रोपोइटिन लिया जाता है। क्लियर है सभी लोगों को? नेक्स्ट दो सवाल आपके स्क्रीन पर, ये मैच कराना है आपको कि कौन सा विटामिन जो है किससे मैच नहीं कर पा रहा है। गलत है वो पूछा है 7वें में, और 8वें में यह पूछा है निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है, यह बताना है आपको। मैं इन क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत आराम से आप बता सकते हैं। मैंने पहले भी पूरा विटामिन पूरा अच्छे से पढ़ाया हुआ है, जिन लोगों को देखना है वो देख सकते हैं। मानव रोग और हार्मोन्स, ग्रंथियां भी पढ़ाई हुई है। तो ये दोनों सवाल आपके किसी भी हालत में गलत नहीं होने चाहिए, जिन बच्चों ने मेरी पुरानी क्लासेस देखी हुई हैं। ठीक है, जल्दी आइए, चलिए जरा आइए देखते हैं। कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल हड्डियों से संबंधित आपको पता है विटामिन डी, तो यह सही लिखा है। नियासिन, नियासिन आपको पता है B3 को रासायनिक नाम है विटामिन B3 का, और इसकी कमी से क्या होता है, पेलैग्रा चर्मदाह रोग होता है। बहुत कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है, तो याद रखिएगा विटामिन B3 नियासिन की वजह से क्या होता है, पेलैग्रा कमी की वजह से पेलैग्रा चर्मदाह रोग होता है। ठीक है, कोल्बामीन आपको पता है संघातिक रक्ताल्पता। कोल्बामीन मैंने आपको बताया हुआ है कि भैया रक्ताल्पता होते विटामिन B12 की बात कर रहा है। और राइबोफ्लेविन, बेरी, राइबोफ्लेविन अभी थोड़ी देर पहले ही बोला विटामिन B2 का रासायनिक नाम है, जिसकी वजह से डर्मेटाइटिस, ग्लोसाइटिस, चेलोसिस, ये सब मुख में होते हैं। जनरली होंठ फट जाते हैं, ठीक है, होंठों के किनारे फट जाते हैं, जीभ पर दरारें आ जाती हैं, वो सब होता है विटामिन B2, जिसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। लेकिन बेरी जो होता है वह थायमीन की वजह से होता है, और थायमीन रासायनिक नाम है आपका विटामिन B1 का। तो गलत क्या पूछा है इसमें सवाल में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइबोफ्लेविन हो जाएगा। क्योंकि राइबोफ्लेविन की वजह से जो मैंने आपको अभी रोग बोले वो होता है बेरी विटामिन B1, जो कि जिसका रासायनिक नाम थायमीन है, उसकी कमी से होता है। 8वां है निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है, तो आपको पता है इंसुलिन अग्नाशय से, अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से निकलता है। ठीक है, बीटा कोशिका से इंसुलिन जो है आप इसको प्रोटीन भी कह सकते हैं, कुछ हिस्सों कुछ तरीके से यह हार्मोन भी है, और इसमें जिंक नामक धातु पाई जाती है। इसको डहेलिया नामक पेड़ से भी प्राप्त किया जाता है। और मधुमेह रोग में इंसुलिन
बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इंसुलिन अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से निकलता है। किससे निकलता है? बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन निकलता है। क्या यह बात सभी लोगों को समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी मुझे नहीं लगता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और क्लोरोमाइसेटिन क्या है? पीड़ाहारी है, प्रतिजीवाणुक है, प्रतिअवसादक है और प्रतिरोधी है। जल्दी आंसर करिए। और इसमें से कौन सबसे मीठी शर्करा है? 9वां और 10वां। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करते चलिए। आपको ये सवाल कॉमन सेंस से भी अगर आप चाहेंगे तो कर ले जाएंगे। ठीक है, कॉमन सेंस भी अगर रहेगा तो आप इन सवालों को करने की क्षमता रखते हैं, आपके अंदर इतनी क्षमता है ना? जल्दी आंसर करिए। बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि मैं उनका कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं। भैया मैं कमेंट में सबके जवाब दे रहा हूं, श्रीनिवास पांडे के नाम से। आप जल्दी जाइए, वहां आपको मिल रहा होगा। ठीक है, अब कोई मेरी नाम से और आईडी कोई बना ले तो बात अलग है। ठीक है, लेकिन कोशिश करूंगा, अगर बन भी जाएगी तो मैं वहीं से ब्लॉक भी कर दूंगा, ऐसा कुछ विशेष नहीं है। लेकिन फिलहाल मैं सबके जवाब जो दे रहा हूं वो इसी नाम से दे रहा हूं। ठीक है, तो जल्दी आइए। तो कौन सबसे मीठी शर्करा है? तो याद रखिएगा, सबसे मीठी शर्करा, जो लोग तीसरा आंसर कर रहे हैं फ्रक्टोज, वो सही है। ठीक है, सुक्रोज जो है, फ्रक्टोज जो है आपका फल एवं शहद का जो मीठा स्वाद होता है उसकी वजह से होता है। सुक्रोज गन्ने का जो मीठा स्वाद होता है। ग्लूकोज मीठा नहीं होता है, याद रखिएगा। आपको लग सकता है ग्लूकोज मीठा होता है, ग्लूकोज मीठा नहीं होता है। और माल्टोज जो जौ, गेहूं, चावल वगैरह में पाई जाने वाली मिठास होती है वो माल्टोज के कारण होती है। क्लियर है बात? ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज। और क्लोरोमाइसेटिन क्या है यार? ये प्रतिजीवाणुक है, इसके बारे में आप नहीं जानते होंगे। आंख वगैरह में जब इन्फेक्शन होने लगता है तो उसको बचाने के लिए ड्रॉप्स, जो आई ड्रॉप्स आती हैं, उसमें यह मिलता है। और यह जो जीवाणु बैक्टीरियल इन्फेक्शन है आपका आंखों वगैरह को बचाने के लिए, सेव करने के लिए, वो उसमें यह पाया जाता है। तो याद रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा बताने लायक कुछ नहीं है। तो अगर आपको कभी ये नाम आए क्लोरोमाइसेटिन क्या है, तो क्लोरोमाइसेटिन एक प्रतिजीवाणुक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए है, जो कि आंखों से संबंधित है यहाँ पर। ठीक है, आंख वगैरह में बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हो जाता है, ठीक है, उसको बताने के लिए क्या आता है? क्लोरोमाइसेटिन। क्लियर? आप देखे होंगे, आती है वो डालने के लिए, जिसको कभी कभी घिनौरिया दवाई भी कहते हैं, बड़ी अजीब सी रहती है, ट्यूब में आती है, पतली ट्यूब्स में। ठीक है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? ठीक है, हृदय, वृक्क, फेफड़ा, यकृत। और मनुष्य को प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयोडीन मिलनी चाहिए, यह सवाल है। तो यार ये देखिए, एफ्लाटॉक्सिन जो है एक्चुअली क्या होता है, या फंगल जो होता है, फंगस की वजह से होता है। ठीक है, फंगस जो है उसकी वजह से होता है। और यह मिट्टी वगैरह में पाया जाता है, जो कि खासकर पौधों में चला जाता है, मिट्टी में पाया जाता है। जैसे मक्के वगैरह की जो खेती होती है, मक्का हुआ, मूंगफली हुआ, ये सब जड़ों से जो है उसमें चला जाता है और फिर वह खाद्य श्रृंखला में आ जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि एफ्लाटॉक्सिन खाद्य उसमें यह रहता है। यह कवक है, एक तरीके से फंगल है, और यह जाकर के आपको किसके इफेक्ट डालता है? आपका यकृत के ऊपर इफेक्ट डालता है। ठीक है, यकृत के ऊपर डिफेक्ट। ये एक फंगल इन्फेक्शन आप ऐसे समझ लीजिए, फंगस है जो कि कहां पाया जाता है? मिट्टी वगैरह में पाया जाता है। और यह खासकर मूंगफली और मक्का वाली फसलों की जड़ों के पास रहता है, और यह वहां से खाद्य श्रृंखला में आ जाता है, और यह आकर के यकृत को प्रभावित करता है। ठीक है, किसको प्रभावित करता है? यकृत को प्रभावित करता है। तो यह याद रखिएगा। ठीक है ना? मनुष्य को प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयोडीन मिलनी चाहिए? इसका आंसर सब लोग जल्दी करें। मनुष्य को कितनी? 60 ग्राम, 80 मिलीग्राम, 100 ग्राम, 120 मिलीग्राम। ठीक है, जल्दी बताइए। और आयोडीन की कमी से होने वाला रोग क्या है, उसको भी जरा कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। ठीक है, इसको याद रखिएगा, फंगल है। ठीक है, जो कि चला आता है आपका खाद्य श्रृंखला में, और जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग जो हो रही है वहां पर, और उसमें प्रभावित होता है आपका लीवर, यकृत। ठीक है, यकृत। जल्दी आइए।
मनुष्य को प्रतिदिन कितनी मात्रा मिली, तो जितने लोग 80 मिलीग्राम आंसर कर रहे हैं वो एकदम सही है। जितने लोग 80 मिलीग्राम सही कर रहे हैं आंसर सही है। और जो लोग घेंघा रोग के बारे में भी बता रहे हैं वो भी सही है, जिसको ग्वाइटर कहा जाता है। तो आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है जो कि गले से संबंधित है। तो आयोडीन एक मनुष्य को, स्वस्थ मनुष्य को 80 मिलीग्राम तक एक दिन में ले लेनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप इन चीज़ों से क्या रहें, मुक्त रहें, जो कि इस तरह के रोग हैं। फाइन, चलिए, जिसको भी किसी भी सवाल में अगर प्रॉब्लम लग रही हो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं वहीं जवाब दे रहा हूं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे एग्जाम लगे हुए हैं, इस वजह से ये लेक्चर पहले से प्री रिकॉर्डेड है, ठीक है, और मेरे बिहाफ पर जो है कोई ना कोई वहां पर आपके कमेंट्स का जवाब जरूर दे रहा है, ठीक है। तो आप एकदम शालीनता भरा कमेंट करके जो भी आपको पूछना हो पूछिए, उसमें आपको जवाब मिलेगा, ठीक है। करारा जवाब मिलेगा जो लोग कहते हैं, ठीक है, करारा का मतलब है कि जो आप पूछना चाह रहे हैं वो जवाब मिलेगा। किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, ये देखिए एक सवाल ये आ गई। और किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है, ये बताइए आप जरा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 14वां। इसका आंसर सब करें, समझ में आएगा। किस विटामिन को हार्मोन भी माना जाता है वो बताना है आपको। और किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, ठीक है, किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, यह बात पूछी जा रही है आपसे, ठीक है। जल्दी आंसर करिए। ठीक है, सरल सवालें हैं पर अच्छी हैं, ये आपका नॉलेज शो कराती हैं, है ना। अब कुछ समय आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आप इतने परिपक्व हो जाएंगे कि कोई नई सवाल आएगी तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि सर ने इस सवाल में इसके बारे में बताया होता है, इसका आंसर ये होना चाहिए, इस तरह से इन्होंने एक्सप्लेन किया था, इसका आंसर ये होना चाहिए। आप इतना यूज्ड टू हो जाओगे कि आपका कोई भी सवाल गलत होगा ही नहीं, गलत होने का चांस ही नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपके सारे सवाल साइंस के कराऊंगा सही। तो आपको मेरे ऊपर भरोसा रखना चाहिए और आपको सबसे ज़्यादा अपने आप के ऊपर भरोसा रखना चाहिए कि मैं करूँगा या करूँगी, ठीक है। तो याद रखिए, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है, इसका सबने आंसर सही किया होगा। इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। क्या हो जाएगा, आयोडीन। और किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है, इसको याद रखिएगा, विटामिन डी, ठीक है। जिन लोगों ने ना देखा हो विटामिन का सेक्शन, वो जाकर के देख लें, वहां पर आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, विटामिन डी को हार्मोन की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है, इसको हार्मोन की कैटेगरी में भी रखा जाता है। तो डी, कल को सवाल पूछ ले तो इसको आप याद रखना, ठीक है, इसको आप याद रखना कि किसको हार्मोन भी माना जाता है। तो याद रखिएगा डी को। क्लियर है बात, इसको याद रखिएगा, विटामिन डी को। नेक्स्ट 2 सवाल यार आपके स्क्रीन पर। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है और हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ है। संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ है, कौन है भैया, विटामिन एवं वसा, कार्बोहाइड्रेट एवं खनिज, विटामिन एवं खनिज, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। आपको मतलब कि जो संरक्षा प्रोवाइड करा रहा है, आपको एक तरीके से कवच प्रोवाइड कराता है, वो कौन है ये आपको बताना है, ठीक है। और मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। अब क्लासेस इतनी आगे आ गई हैं कि ये चीज़ें मैं आपको कई बार बता चुका हूं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं लगता है ज़रूरी रहेगा, ठीक है। तो अब तक आप इतना यूज्ड टू हो चुके हैं कि अब मैं जो नेक्स्ट लेक्चर्स आने वाले हैं उनमें मैं सवालों की संख्या बिल्कुल बढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों की डिमांड थी, सर इतने टाइम में इतने कम सवाल। क्या रहता है यार कि सब लोगों को पेस उतनी नहीं रहती, वो एक बार क्या रहता है जब मशीन चलने लगती है ना तो धीरे 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 स्पीड पकड़ती है, समझ रहे हैं। तो आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करने वाला कौन सा विटामिन है, तो याद रखिएगा विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है, एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है। एंटी इन्फेक्शन, यह आपको संक्रमणों से बचाता है, एंटी इन्फेक्शन, ठीक है। कौन, विटामिन ए। याद रखिएगा विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है,
ठीक है। और यह क्या काम करता है आपका, यह क्या काम करता है, यह आपको इन्फेक्शंस वगैरह से बचाता है, ठीक है, इन्फेक्शंस वगैरह से बचाता है, ठीक है, संक्रमण से बचाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम जल्दी से आंसर में लिखिएगा, कमेंट सेक्शन में जल्दी आंसर लिखिए। क्या है विटामिन ए का रासायनिक नाम? रेटिनॉल है क्या? चलिए आगे चलता हूं। हमारे भोजन में संरक्षक खाद्य पदार्थ है जिसकी वजह से और चीजें मैनेज रहती हैं, वह है विटामिन एवं खनिज, ठीक है ना, विटामिन्स एंड मिनरल्स। क्या है? विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। इन्हीं की वजह से कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन बहुत अच्छे से अपना कार्य दिखा पाते हैं, बहुत अच्छे से शरीर में अवशोषित हो जाते हैं, पच जाते हैं। इनमें कहीं ना कहीं विटामिन एवं खनिज ही उत्तरदायी है, ठीक है, विटामिन एवं खनिज ही उत्तरदायी है। जरा आंसर करिए सब लोग। तो इसका आंसर क्या हो गया? थर्ड। फाइन, नेक्स्ट आते हैं। वही टाइम टेबल है, आप सभी को पता है। 17वां, किस विटामिन की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, ठीक है। कौन सा विटामिन की अनुपस्थिति में कौन सा विटामिन कम हो जाता है तो जिससे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है? तो आंसर कर ले जाओ यार। और लैक्टोज की सर्वाधिक मात्रा किसके दूध में पाई जाती है? तो गाय के, भैंस के, जो माँ का दूध होता है उसमें, और बकरी, ठीक है। जल्दी आंसर करिए इसका, जल्दी आंसर करिए, ठीक है, जल्दी आंसर करिए। कोई बहुत टफ सवाल नहीं है ये, आप बहुत आराम से, बहुत इजीली सबका आंसर उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। जल्दी आंसर करिए। तो याद रखिए कैल्शियम की कमी किसकी हो जाती है? आपको बहुत अच्छे से इसका आंसर आ रहा होगा, विटामिन डी। ये पूरा कैल्शियम की मात्रा वगैरह को नियंत्रित करके रखता है विटामिन डी आपका, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी। देखिए ये चीजें डायरेक्ट आपको आंसर करने वाली हैं, इनमें बहुत ज्यादा पीएचडी करने की हमको आवश्यकता है ही नहीं, है ना, क्योंकि वो हमारे काम की नहीं है। और लैक्टोज की सर्वाधिक मात्रा याद रखिएगा जो माँ का दूध होता है उसमें पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। माँ जीती बाकी सब यहाँ हारे, है ना। तो याद रखिएगा जो लैक्टोज शर्करा होती है उसकी सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? माँ के दूध में पाई जाती है, ठीक है ना। और विटामिन अगर डी की अनुपस्थिति हो रही है तो कैल्शियम क्या हो रहा है? कमी होने लगती है, ठीक है, कैल्शियम की कमी होने लगती है। फाइन टू ऑल ऑफ यू। चलिए 2 सवाल आपके स्क्रीन पर। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना चाहिए। गोल्डन आवर का संबंध किस चीज से है? और कैरोटीन से विटामिन ए का संश्लेषण कहाँ होता है यह बताना है। तो मैंने आपको विटामिन ए के संबंध में पूरा विटामिन ए का जो सेक्शन है जो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है उस पर एक्सप्लेन किया है, और अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने इसके बारे में आपसे चर्चा की हुई है, ठीक है। तो आंसर करिए जरा जल्दी से। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध किस चीज से है? कैंसर के अंतिम चरण से, गर्भ के शिशु की जानकारी से, हृदयघात से, और वास्तव में बच्चे के जन्म लेने से, ठीक है। और इसमें क्या है कि जहाँ कैरोटीन से विटामिन ए का संश्लेषण होता है, ठीक है, आपको पता है कैरोटीन गाजर वगैरह में पाया जा रहा है, समझ रहे हैं, दूध वगैरह में भी पाया जाता है, कैसीन भी पाया जाता है उसमें, ठीक है, बेसिकली प्रोटीन। और विटामिन ए के सोर्सेज में बीटा कैरोटीन मुख्यतः पाया जाता है, बीटा कैरोटीन, है ना। तो यह कहाँ संश्लेषण होता है, किस हिस्से में? त्वचा में, वृक्क मतलब किडनी में, रक्त मतलब ब्लड में, यकृत मतलब लीवर में, यकृत मतलब लीवर में, ठीक है। जरा जल्दी से आंसर करिए इसका, जल्दी आंसर करिए।
चले देखिए, तो चिकित्सीय भाषा में आज जो गोल्डन आवर रहता है ना, वो हार्ट अटैक से संबंधित रहता है। ठीक है, क्योंकि उस दौरान, गोल्डन आवर के दौरान ही या तो आदमी अगर उसको सही समय से ले आएगा हॉस्पिटल तो वह बचने के उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो गोल्डन आवर आप एक नाम से भी समझ रहे होंगे, तो गोल्डन आवर जो संबंधित है वह हृदयघात से है। तो कल को अगर यह सवाल आए तो आप हृदयघात आंसर करिएगा। ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूं कि आज के सवाल एकदम वन लाइनर ऐसे हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर करिए उसका, है ना। अब इसके बारे में और अंदर जाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो इससे ज़्यादा और अंदर नहीं जाएंगे, है ना। हृदय के बारे में पूछ सकते हैं, तो हृदय के लिए काफ़ी कुछ पढ़ाया हुआ है, आप जाइए देखिए हृदय का कितना अच्छा वीडियो मैंने लिया हुआ है। हृदय इतना सिंपल भाषा में मैंने पूरा समझाया हुआ है कि आप मतलब कि एक बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। तो याद रखिएगा, गोल्डन आवर जो होता है एक आपका चिकित्सीय भाषा में, डॉक्टरी भाषा में, वह हृदयघात से संबंधित है। और अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि मैं विटामिन ए सबसे ज़्यादा भंडारित कहाँ होता है, यकृत में ही होता है, और यहीं पर केराटिन से विटामिन ए का संश्लेषण होता है। ठीक है, सिंथेसिस केराटिन का विटामिन ए में किस जगह पर होता है, आपका किडनी में होता, किडनी कह रहा हूं सॉरी, यकृत में होता है, लीवर में होता है। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, बात कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और किसी कुछ प्रॉब्लम अगर हो रही है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं सबके जवाब दे रहा हूँ वहाँ। आप देखिए मेरे नाम से आप सभी लोगों को जवाब वहाँ मिल रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट दो सवाल, किस विटामिन की कमी से रक्त छीणता का रोग होता है? मतलब कि रक्त की कमी, एनीमिया आप कह लीजिए, एनीमिया। ठीक है, और इनमें से कौन पदार्थ मीठा है फिर भी शक्कर नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मीठा है पर शक्कर नहीं है, मीठा है पर शक्कर नहीं है, शर्करा नहीं है। जल्दी आंसर करिए, 21वां 22वां दोनों ही बहुत ही उम्दा क्वालिटी के सवाल है ना। जल्दी आंसर करिए। बहुत से लोगों को लग रहा है कि सर ये लाइव क्लास नहीं है, तो जी हाँ, ये लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास है। ठीक है, मैं एग्जाम देने आया हुआ हूं, तो आप लोगों को ये रिकॉर्डेड लेक्चर मिल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर करते हैं यार। तो आपको पता है B12 फोलिक अम्ल समूह, फोलिक एसिड की कमी हो जाती है, फोलिक एसिड का आप सीधे सीधे आप विटामिन B9 से नाम जोड़ सकते हैं। ठीक है, और B6 भी कहीं ना कहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये सभी इसका आंसर है। ठीक है, ये सभी फोलिक एसिड याद रखिएगा, फोलिक एसिड आरबीसी के निर्माण में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। ठीक है, आरबीसी के निर्माण में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। तो विटामिन B9 भी कहीं ना कहीं रक्ताल्पता से ही संबंधित है। पीली कलर की दवा मिलती है जिसको खून की कमी हो जाती है, जो एनीमिक पर्सन्स होते हैं उनको फोलिक एसिड की दवा दी जाती है ताकि वह जा करके शरीर में आरबीसी की मात्रा को बढ़ाए। अब विटामिन B12 आप सभी लोगों को मालूम ही है, साइनो कोल्बामिन कोबाल्ट पाया जाता है, और यह क्या काम करता है कि रक्ताल्पता, अगर ये इसकी मात्रा सही नहीं है तो रक्ताल्पता हो सकती है। ठीक है, घातक रक्ताल्पता के शिकार हो सकते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, तो विटामिन B9, फोलिक अम्ल समूह, B12 और कहीं न कहीं विटामिन B6 जिसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है, वह भी कहीं न कहीं रक्ताल्पता, आरबीसी की कमी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, आरबीसी रक्त छीणता का जो रोल है वो आरबीसी के ऊपर ही डिपेंड करता है। और इनमें से कौन सा पदार्थ मीठा है? तो याद रखिएगा सैकरीन होता है। सैकरीन या शुगर से, जो आप घर में चीनी इस्तेमाल करते हैं उससे तकरीबन 500 गुना ज़्यादा मीठा होता है। ठीक है, 500 गुना ज़्यादा मीठा होता है सैकरीन। ठीक है, कंपाउंड है सैकरीन। ठीक है, आपने शुगर फ्री का नाम सुना होगा। जो लोग डायबिटीज़ के मरीज़ है वो चीनी ले तो शुगर फ्री की एक बूंद डालते हैं। ठीक है, एक बूंद, तो वह
मीठे का काम उतना कर जाती है। उस पूरे चाय में, पूरे भगोने में एक बूंद भी सैकरिन की अगर पड़ गई तो वह समझ लो कि जितना आप शक्कर डालते हैं उसका काम वो कर गया एक बूंद। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह 500 गुना ज़्यादा मीठा होता है। तो जो शुगर फ्री वगैरह रहता है उसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है? सैकरिन इस्तेमाल किया जाता है। तो कल को अगर पूछ ले तो सैकरिन डायबिटीज़ के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है चीनी की जगह, ताकि आप चीनी ना खाएं। ठीक है, शक्कर की जगह सैकरिन इस्तेमाल किया जाता है, पर यह शर्करा नहीं है, मीठी है और चीनी से तकरीबन 500 गुना ज़्यादा मीठी है। चीनी मतलब वो चाइना वाला नहीं, चाइना यहाँ चीनी का मतलब है शक्कर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सैकरिन। चलें आगे आते हैं जरा, देखिए जरा, लंबे समय तक निकोटिनिक अम्ल की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, निकोटिनिक अम्ल की कमी से होने वाला रोग जो है वह क्या है? बेरी है, स्कर्वी है, पेलाग्रा है और रक्त छींटता है। ठीक है ना। निकोटिनिक अम्ल का मैं संबंध आपको बता दे रहा हूं, विटामिन B3 से है। ठीक है, और इनमें से किसमें सुक्रोज शर्करा पाई जाती है आपको बताना है? गन्ने में, शहद में, दूध में, नारंगी में। आंसर करो यार, गलत मत करना प्लीज यार। अब तुम लोग एक ठीक ठाक स्थिति में पहुंच चुके हो, इतने सवालों को देख चुके हो कि अब ज्यादा अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। बायोलॉजी के आप इधर और 100 उधर तकरीबन 400 क्वेश्चंस के आसपास कर चुके हैं टोटल, मैं आपको करा चुका हूं यूट्यूब पर, है ना। जिन लोगों ने पुरानी सीरीज ना देखी यार, आप जाइए, साइंस क्विज के नाम से पूरा प्ले लिस्ट तैयार है वहां पर, स्टडी 91 के ऐप पर, यूट्यूब चैनल पर, वहां से आप उस प्लेलिस्ट को खोल करके इन वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं। और यकीन मानिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनके एग्जाम हो जाए अभी हाल में, वो मुझे खुद बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि हाँ आया था कि नहीं आया था, है ना। कुछ चीज़ें क्या रहती है जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ वो दूसरी भाषा में आ जाती हैं, तो आपको उन चीज़ों को याद रखना चाहिए। समझ रहे हैं बात? चलिए, तो लंबे समय तक निकोटिनिक अम्ल की कमी से होने वाला रोग जो है पेलाग्रा होता है। पेलाग्रा में क्या है यार? चर्मदाह बोलते हैं। शरीर पर ऐसे पट्टे नुमा निशान लाल रंग के पड़ने लगते हैं। ठीक है, पट्टे नुमा निशान। ठीक है, पट्टा ऐसा लगता है किसी ने बेल्ट से सूता हो, उस तरह का है, मतलब पीटा हो, ऐसे आप समझिए कि तो जिस तरह निशान पड़ जाता है उसी तरह पेलाग्रा में होता है। और अगर यह ज़्यादा दिन तक रहा तो कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन भी खराब हो जाता है। हालांकि लोगों का वैसे भी खराब हो जाता है, लेकिन पेलाग्रा अगर रोग है तो अगर इसका इलाज सही समय से नहीं किया जा रहा है तो निशान शरीर पे स्किन रोग है, और कुछ समय बाद यह आपके किस पे? नर्वस सिस्टम पर भी प्रभाव डालने लगता है। आदमी का कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन हल्का सा गड़बड़ाने लगता है। और विटामिन B3 की कमी, नाइसिन की कमी होने का कारण, इस वजह से अपने डाइट का हमको बहुत ख्याल रखना चाहिए। प्रोटीन वगैरह सही मात्रा में लेना चाहिए, विटामिन भी अच्छे मात्रा में लेना चाहिए, फल फूल वगैरह का स्वागत करना चाहिए। पेलाग्रा वगैरह बढ़ तब जाता है जब बहुत ज़्यादा सिगरेट और दारू का सेवन बढ़ जाता है, या मांस मीट बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, तब भी यह रोग होने के चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, आगे आइए, इनमें से किसमें सुक्रोज शर्करा पाई जाती है? तो याद रखिएगा, गन्ने में पाई जाती है सुक्रोज, दूध में आपको पता है क्या पाई जाती है? लैक्टोज, शहद में आपको पता है क्या है? फ्रक्टोज, और नारंगी में आपको पता है सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, चलें आगे। मेनली तो ये इसका आंसर हो जाएगा गन्ना और इसका हो जाएगा पेलाग्रा। नेक्स्ट दो सवाल आपके स्क्रीन पर, ठीक है। आज की क्लास जल्दी खत्म हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप लोग को यही चाहिए भी, तो आप लोग अब देखिए, आप लोग अब ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं यार कि मुझे बार बार उस चीज़ को, अब जैसे किसी पिछले क्लास में जो चीज़ रिपीट कर चुका हूँ वही बार बार रिपीट करूँ तो मतलब क्या रह गया क्लास का, है ना। आपको वो चीज़ें याद रहनी चाहिए अब, कि अब फिर से वही कक्षा एक की चीज़ बार बार रिपीट करो, इरिटेशन होने लगती है और इसी वजह से क्लासेस लंबी जाने लगती हैं, तो बहुत से लोगों को दिक्कतें भी होने लगती हैं। तो अब आप लोगों को भी मेरा सपोर्ट करना चाहिए कि उन लेक्चर्स को देखते हुए आपको एक बेसिक नॉलेज अपने पास रखनी चाहिए कि हाँ यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ था, इसके लिए ये एक्सप्लेनेशन और ज़्यादा हो सकता था। ठीक है, तो इनमें से किस रूप में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कार्य करता है? कि एंजाइम की तरह कार्य करता है, किस्सा है एंजाइम की तरह कार्य करता है, कि हार्मोन की तरह काम करता है, या पाचक पदार्थ की तरह काम करता है। अब विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। इस क्वेश्चन को ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में क्लियर करके बताइएगा
इस सवाल के इसमें मैं भी कंफ्यूज हूं, इसलिए मैंने ये सवाल रखी थी कि मैं आप लोगों से इसको शेयर करूंगा और मुझे सही आंसर क्या है वो थोड़ा सा यार चाहिए इसका। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, मुझे पहले और तीसरे में कंफ्यूजन है, ठीक है, इसलिए मैं ये सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसका आंसर मैं नहीं कर पा रहा हूं कि विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, आप जरा इसका आंसर करिएगा। इसलिए मैंने आपके लिए रखा हुआ है, मुझे इसमें खुद डाउट है कि आंवला है कि कागदी नींबू है। ये तो नहीं है संतरा कमरख, क्योंकि संतरे से ज्यादा तो आंवले में ही मिलता है। तो अब आंवला और इस वाले में थर्ड में 1 और 3 में मुझे कंफ्यूजन है। तो आप लोग से खुद निवेदन है मेरा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका क्या करें, आंसर करें, और नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें मैं इस क्वेश्चन को फिर फाइनलाइज करूंगा, ठीक है। विटामिन सी मैंने एक दो जगह खोजने का प्रयास किया, मैं होता तो मैं आंवले पर चला जाता, लेकिन पता नहीं क्यों यह खटक रहा है मुझे ऑप्शन, यह कागदी नींबू वाला। नींबू लिखा होता तो बात समझ में आती, यह किस प्रकार का नींबू है, इसमें किस तरह से पाया जा रहा है, थोड़ा आप लोग मेरे लिए एफर्ट करिए। और इनमें से किस रूप में है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है आपका एंटीबायोटिक की तरह काम किया जाता है, ठीक है, एंटीबायोटिक की तरह काम किया जाता है, जो इन्फेक्शंस वगैरह रहते हैं उनमें काम आता है। तो याद रखिएगा यह सह एंजाइम है जिसको को एंजाइम कहते हैं, ठीक है, यह लड़ता है, ऐसे समझिए आप, यह लड़ता है बाहरी चीजों से, ठीक है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है आपका एंटीबायोटिक के रूप में कार्य करता है, ठीक है, एंटीबायोटिक होता है, और यह जो आपके इन्फेक्शंस वगैरह हैं या जो भी बाहर से बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वगैरह हैं उसको यह खत्म करने का प्रयास करता है आपका। तो यह सह एंजाइम है, को एंजाइम है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है, जो कि आपकी शरीर की लड़ने की क्षमता है उसको थोड़ा सा इंप्रूव कर देता है। और विटामिन बी का सर्वोत्तम स्रोत ये मैंने आपके लिए छोड़ के रखा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करें, ताकि मैं इसको नेक्स्ट क्लास में जितने लोगों का ज्यादा सही होगा, फिर मैं भी किसी एक दो लोगों से और पूछूंगा, फिर इसको फाइनल आंसर मैं कल की क्लास में करूंगा कि इसका वाकई में आंसर क्या होना चाहिए। इस सवाल के लिए तो 26वें का आंसर मैं नहीं कर रहा हूं, 25वें का आंसर फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। 27वां आंसर विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है। यह भी बहुत बढ़िया सवाल है, देखता हूं इसका आंसर कितने लोग सही कर पाते हैं। ध्यान दीजिएगा, कान खड़े रख करके इसका आंसर करिएगा। और यदि कोई व्यक्ति केवल दूध, अंडा और रोटी पर गुजारा करता है तो उसे कौन सा रोग हो सकता है, रतौंधी, रिकेट्स, बेरी या स्कर्वी, ठीक है, जल्दी आंसर करिए आप। रतौंधी का मतलब है नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी आप जान रहे हैं, ठीक है, स्किन डिजीज ही है, और यह विटामिन बी1 की वजह से हो सकता है, विटामिन बी1 की वजह से कमी से। और रिकेट्स जो है आपको पता ही है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है, और स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। जरा इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप धड़ाधड़ करिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए बंधुओं, जल्दी आंसर करिए। आपको सवाल दिख रहे हैं स्क्रीन पर ना, ठीक है। तो यदि कोई व्यक्ति केवल दूध, अंडा और रोटी पर गुजारा करता है तो उसे कौन सा रोग हो सकता है, यह बात की गई है। विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत क्या है ये आपको देखना है, जल्दी आंसर करिए। दोनों क्वेश्चंस में दिमाग लगाना है, थोड़ा सा आपको अपना बेसिक नॉलेज इस्तेमाल करना है, तब आप इसका आंसर करिएगा, ठीक है। 27वां बहुत ही उम्दा क्वालिटी का सवाल है और इसको गलत करने के चांसेस काफी लोगों के ज्यादा हैं, ठीक है, जल्दी आंसर करिए। तो देखिए विटामिन ए का यार उत्कृष्ट स्रोत जो है, बहुत से लोग गाजर इसका आंसर कर रहे होंगे या पका आम कर रहे होंगे, इसका आंसर है धनिया पत्ती। जो लोग धनिया पत्ती आंसर कर रहे हैं मेरी तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, यह बहुत ही सही आंसर, इसमें सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जा रहा है, गाजर से भी ज्यादा पाया जाता है क्या, विटामिन ए, ठीक है ना, उत्कृष्ट स्रोत है। तो यह क्या है, धनिया, इसमें विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई की मात्रा पाई जाती है धनिया पत्ती में, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और यदि कोई व्यक्ति केवल दूध और अंडा ले रहा है तो इसका मतलब बेरी होने का चांस है उसको कम चांस है, क्यों, क्योंकि वह दूध अंडा खा रहा है, मतलब विटामिन बी1 उसको मिल रहा है। तो विटामिन बी जब मिल रहा है तो बेरी रोग होने का चांस कम है। रिकेट्स, दूध पी रहा है,
ठीक है, तो वहां से उसको विटामिन डी की मात्रा कुछ मिल जाएगी, तो यह भी होने का चांस कम है। ठीक है, और कहीं ना कहीं इनमें विटामिन ए भी मिल जा रहा है, विटामिन ए। ठीक है, तो रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, इसका भी खतरा जो है होने का कम है। और आप देखिए इसमें से कोई भी इस तरह का स्रोत नहीं है जो कि विटामिन सी दे रहा हो, कोई विटामिन सी का स्रोत दिख रहा है तो इसमें नहीं, और केवल सिर्फ वही यही चीज खा रहा है वह, तो जाहिर सी बात है यहाँ कॉमन सेंस लगा करके आप इसका आंसर क्या कर सकते थे, स्कर्वी कर सकते थे, क्योंकि इसमें और विटामिन तो मिल जा रहे हैं आपको, विटामिन सी नहीं दिख रहा है आपको, कहीं भी कोई खट्टी चीज नहीं दिख रही है, तो आप ये समझ रहे हैं कि अगर यह चीज नहीं खा रहा है तो वह उसको होने वाला रोग जो है वह क्या हो सकता है, वह स्कर्वी हो सकता है। ठीक है बात, क्या यहां पर बात सारी समझ में आई है? चलिए, तो उसका धनिया पत्ती और इसका स्कर्वी, जिन लोगों ने ये दोनों सवालें सही की हैं वो यार वाकई में ही वो अच्छी से तैयार, मतलब वो एक्सीलेंट उनको मैं बोल सकता हूं। ठीक है, और जिन लोगों ने इसमें से एक सवाल का सही आंसर किया है वो भी मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, और जिन्होंने एको का भी सही सवाल नहीं किया, उन्होंने नई चीज सीखी है, वो मेरे लिए सबसे अच्छे हैं। ठीक है, वो सबसे अच्छे क्वालिटी के बच्चे हैं जिन्होंने एक्सेप्ट किया और इस चीज को सीखा। और जो अपनी टशन में रह गया कि चलो गलत हो गया, ऐसे जो तुक्का मारने आए हैं भैया, तो तुकाराम जी आपसे जान ही रहे, मैं हमेशा ऐसे लोगों के सामने नतमस्तक रहता हूं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट लास्ट के दो सवाल आपके स्क्रीन पर। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन से फैट जब कन्वर्ट होता है एनर्जी में, ठीक है, तो कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करते हैं आप? ठीक है, 1 ग्राम फैट से कितनी कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त करते हैं? और ये मैं शायद आपको एक क्लास में और पहले भी बता चुका हूं, तो इसका आंसर सही से करिएगा। और किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? प्रोटीन से प्राप्त होती है, वसा से प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है, खनिज एवं विटामिन से प्राप्त होती है। इसका आंसर आप लोग धड़ाधड़ कमेंट सेक्शन में करिए। ठीक है, जल्दी आंसर इसका बताएं आप सभी लोग, है ना, जल्दी से इसका आंसर करिए। तो देखिए, हमेशा याद रखिएगा 1 ग्राम वसा में तकरीबन 9 कैलोरी के आसपास आपको ऊर्जा मिलती है। ठीक है, और याद रखिएगा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से तकरीबन 4.5 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, और वसा से इसका डबल ऊर्जा मिलता है। मतलब समझ रहे हो कि फैट और कार्बोहाइड्रेट के हिसाब से जो वसा से जो आपको ऊर्जा मिलती है वो जस्ट उनकी डबल है। तो यह तकरीबन 1 ग्राम से 9 कैलोरी के आसपास मिलता है, जबकि वसा और प्रोटीन से तकरीबन 4 से 4.5 कैलोरी की ऊर्जा आपको 1 ग्राम में मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 9.3, क्योंकि वही आसपास दिख रहा था। तो आप यहां से ये फैक्चुअल चीज को याद रखिएगा। और सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है तो मैंने आपको अभी बता दिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वसा, फैट्स। ठीक है, प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से भी मिलती है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं मिलती, इसमें सबसे अधिक पूछा है। याद रखिएगा खनिज एवं विटामिन से आपको ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है, यह केवल शरीर का मेटाबॉलिज्म क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं, चीज़ों को मेंटेन कर रहे होते हैं, सेल्स को स्वस्थ रखते हैं और आपका इम्यून सिस्टम इंप्रूव करते हैं। मतलब जो शरीर की वैसी क्रियाएं हैं उनमें यह एक तरीके से उत्प्रेरक का काम करते हैं, उनको मेंटेन करते हैं खनिज एवं विटामिन। ठीक है, जैसे विटामिन होंगे तो आपके और चीज़ें अच्छे से अवशोषित हो जाएंगी, जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, वगैरह वगैरह, ये अच्छे से अवशोषित हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप? जो आपके खनिज हैं जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब शरीर को आपको दृढ़ता प्रदान करेंगी, मजबूत बनाएंगे, जैसे हड्डियां वगैरह हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इसका आंसर 30 का हो जाएगा सी, और 29 का हो जाएगा 19.3। ठीक है, बात समझ में आ गई सारी बातें? मुझे जहां तक लग रहा है यहां तक सारी बातें, सब कुछ आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए रखा था वो आप उसका आंसर जरूर मुझे बताइए कि उसका आंसर क्या होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? तो परसों से आपकी सीरीज है टू द पॉइंट सीरीज, मैं कई दिनों से उसके बारे में आप सभी लोगों को बता रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं। वह बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है और काम आएगी। आप देखिएगा
वो आपको उसका जो प्रेजेंटेशन भी है ना, उसका मैंने इतना अच्छा किया हुआ है कि आपको मजा आ जाएगा देख करके, ठीक है, बहुत ही मजा आने वाला है। क्लियर है आप सभी लोगों को? तो यार आज के लिए हम क्लास को यहीं पे स्टॉप करेंगे। 30 सवालें बायो की लगी, और आपको किस तरह से आपको मुझसे, अगर आपको कुछ मुझसे शिकायत हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं, उसको मैं दूर करने का ज़रूर प्रयास करूंगा। और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो, मज़ा आ रहा हो, आपके काम आ रही हो, तो उसके लिए भी आप कम से कम मुझे थैंक यू तो बोल ही सकते हैं कि हाँ सर समझ में आ रही है, सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया से चल रही हैं, ठीक है। जो लोग सुपर टेट यूपी टेट के लिए एनरोल करना चाह रहे हो जल्दी कर लें, ठीक है, क्योंकि बैच स्टार्ट ऑलरेडी हो रखा है, उसमें पूरी साइंस मैं पढ़ा रहा हूं। बाकी और लोग जो हैं अलग अलग हाई क्वालिटी के टीचर्स आपके समक्ष रखे हैं। नितिन सर पूरा करंट अफेयर्स वगैरह का सेक्शन देख रहे हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में सारी काम हो रहा है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आप लोगों को अगर एडमिशन लेना है तो आप ले लें उसमें, ठीक है। चलिए कल मुलाकात करते हैं बायोलॉजी के 8th लेक्चर पर, और 11 बजे आ जाइएगा, ठीक है। 11 बजे से क्लासेस चलती हैं, मैंने पहले ही बोला है। नोटिफिकेशन जाए ना जाए परेशान मत होया करो, है ना। 11 बजे यहाँ आपको उपस्थित मैं मिलूंगा। हाँ भाई, कभी कभी क्या रहता है कि कुछ दिक्कत आ गई, मैं आ रहा हूँ, तबीयत खराब हो गई या कुछ घर में प्रॉब्लम आ गई, तो वो अलग विषय है। आपको इतना कंसेशन, उतनी छूट मुझे देनी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए यार आज के लिए बस इतना ही, मुलाकात करते हैं कल। तब तक के लिए नमस्कार, और सब लोग अपना बहुत ख्याल रखना।